हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डे पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 7 अगस्त ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे। और ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं रौनक, प्रणय कुमार और कुलदीप ने। हालांकि आज बहुत ज़्यादा बच्चों का पेपर नहीं था, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास नहीं आ पाए हैं, बट फिर भी हमने यहाँ पर 23 प्रश्नों को शामिल किया है आज की इस क्लास में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, आप सभी अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे आप ट्रिपल सी मॉडल पेपर हैं, ट्रिपल सी मॉक टेस्ट हिंदी, मॉक टेस्ट इंग्लिश और चैप्टर वाइज टेस्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस पेपर पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ आप देखें ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं, इसके बाद आपके सामने ट्रिपल सी एग्जाम प्रीवियस पेपर का एक पेज ओपन हो जाएगा और जहां से आप सभी प्रीवियस पेपर पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी देखेंगे ट्रिपल सी ओल्ड पेपर जुलाई एग्जाम 2021, बट अभी यहाँ पर अगस्त एग्जाम का भी आ जाएगा। और जो अगस्त एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप अगर मॉक टेस्ट हिंदी पर क्लिक करते हैं यहाँ से, तो ये सारे टेस्ट आप हिंदी में कर सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारे टेस्ट दिए गए हैं जिन्हें आप बारी बारी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ क्लिक फॉर मोर टेस्ट पर क्लिक करके भी और ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत कुछ मिलेगा, बट आपको यहाँ पर खोजना है, ढूंढना है कि कहाँ पर क्या दिया गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं क्या क्या पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। और आप सभी को कोशिश करना है, जैसा कि हमने यहाँ पर आज 23 प्रश्नों को ही शामिल किया है, तो आप सभी को कोशिश करना है कि इसका सही सही जवाब आपके द्वारा दिया जाए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है तो उसका जवाब हम आपको बताते हैं। इसके बाद में आप सभी उसको करेक्ट कर लीजिएगा और हो सके तो अपने साथ एक कॉपी, जैसा कि हम आपको हर बार बताते हैं, अपने साथ एक कॉपी रखा करो ताकि उसको नोट डाउन भी कर पाओ। हालांकि ये प्रीवियस पेपर अभी कुछ ही समय बाद आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और आपको वैसे ही इसे ढूंढना होगा। आपको यहाँ आना होगा, इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रीवियस पेपर जाना होगा। जैसे ही प्रीवियस पेपर पर आप क्लिक करते हैं, इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको ट्रिपल सी अगस्त एग्जाम का प्रीवियस पेपर भी मिल जाएगा, जिसका PDF भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि हमारी क्लासेस डेली 8:30 PM पर होती हैं, तो सभी को डेली 8:30 PM पर क्लास ज्वाइन करनी है और अपने मॉक टेस्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और जैसा कि कल हमने जो ट्रिपल सी महामैराथन क्लास कराई थी, तो इसके लिए हमने एक अगर आप डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो वहाँ पर क्लास का टाइम स्टैम्प भी डाल दिया है। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, जैसे इतनी बड़ी क्लास है, क्योंकि आपको पता है 7 घंटे 54 मिनट की क्लास हुई थी, यानी कि लगभग 8 घंटे की आपकी क्लास थी। तो इतनी बड़ी क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया है वो सारा हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जैसे मान लिया यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले इंट्रो दिया गया है, क्लास के बारे में बताया गया है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, इसमें ये बताया गया है कि आपको इस क्लास में क्या क्या मिलेगा। तो आपको बस यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, ये टाइम दिया है, इस टाइम पे क्लिक करेंगे, सीधे ही आपकी क्लास यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। अब मान लिया कि किसी बच्चे को वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की पढ़नी है, तो वो क्या करेगा, इसी वीडियो में यहाँ पर जैसे दिया गया है 7 घंटे 17 मिनट पर, है ना, इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर शॉर्टकट की है, तो आप बस यहाँ पर क्लिक कर दो, सीधे वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की भी पहुंच जाओगे। अब जैसे मान लिया किसी बच्चे का पेपर स्टार्ट होने वाला है और वो कहता है कि हमें कुछ सर्च इंजन के नाम पढ़ लेने हैं, तो बस आओ आप यहाँ पर देखो सर्च इंजन कहाँ पे लिखा गया है, इसके आगे बस क्लिक मार दो, सीधे वहीं आप पहुंच जाएंगे। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, यानी कि आपका टाइम बच जाएगा और आपको जहां जाना होगा, जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक पर सीधे ही पहुंच जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है, इस एक ही वीडियो में हमने ट्रिपल सी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया है और ये सारा का सारा प्रीमियम मटेरियल आप समझ लीजिए, क्योंकि इतना कुछ आपको फ्री में कोई प्रोवाइड नहीं करता है ना। सारा कुछ सारा हमने प्रीमियम मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी 8 घंटे की इस मैराथन क्लास में प्रोवाइड कर दिया है। हमने सारा न्यू फ्रेश कंटेंट जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हमने देने की यहाँ पर कोशिश की है इस वीडियो में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, ATM का अर्थ पूछा गया है। और जैसा कि हम आपको बार बार बताते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते ही हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आने ही हैं। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़ा आपको लगता है कि हमने पढ़े नहीं है, बाकी क्वेश्चन अगर आपने पढ़ाई की है तो सारा का सारा आपको पता होगा। अगर आपने विधिवत 1 महीने भी तैयारी कर ली है सही से, तो भी आप ट्रिपल सी एग्जाम को इजीली पास कर सकते हैं। ठीक है, कोई इतना बड़ा या इतना हार्ड पेपर नहीं होता है, लेकिन अगर आप पढ़ते ही नहीं है और केवल एक ही दिन पढ़ते हैं उसके बाद एग्जाम देने जाते हैं, तो फिर अगर आपने जो पढ़ा है वो आ गया तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको पता ही नहीं होता है कि क्या इसमें आया है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
एटीएम का अर्थ मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? क्या होगा इसमें राइट आंसर? यानी कि आधार कार्ड को कौन जारी करता है, ऐसा कुछ सवाल है। बैंक द्वारा, आयकर विभाग द्वारा, यूआईडीआई द्वारा या फिर नगर निगम द्वारा। तो आपको पता है जो आपको आधार कार्ड मिला है, ये आधार कार्ड किसने जारी किया है? जारी करने वाली एजेंसी का नाम क्या है? तो यूआईडीएआई उसका नाम है। यानी कि इसका मतलब भी कई बार पूछ देते हैं, इसका मतलब हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा आपको आधार कार्ड दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक सवाल यहाँ से और बन सकता है आपके एग्जाम में, कई बार पूछ देते हैं कि आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं या कितनी संख्याओं का आधार नंबर होता है? तो 12 अंक होते हैं। आपके आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है पॉस यानी कि पीओएस का अर्थ। ठीक है, व्हाट इज पीओएस मीन? यानी कि पीओएस का मतलब क्या होता है, बताओ। पीओएस का मतलब पॉइंट ऑफ सर्विस होता है, परमानेंट सर्विस होता है, पार्टीशन ऑफ सर्विस है, या पॉइंट ऑफ सेल है। पॉज का मतलब क्या होता है हमने आपको बताया है, अगर आपने पहले से क्लास देखे हैं तो आपको पता होगा। पॉज का मतलब पॉइंट ऑफ सेल होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल। जैसे देखो, आप कहीं किसी मॉल में जाते हैं तो आपने देखा होगा, अगर आप किसी मॉल में जाते हैं या किसी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक काउंटर होता है, और उस काउंटर पर क्या होता है, एक छोटी सी मिनी एटीएम रखा होता है। ठीक है, वहाँ पर आप अपना कार्ड स्वाइप करके और पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं, ये केवल इस डिवाइस को ही नहीं बोला जाता है। अगर आप इसको डिटेल में समझेंगे तो जो पॉस है इसका मतलब पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, तो ये पूरी एरिया जहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, जो वहाँ पर कैशियर बैठा हुआ है या फिर जो आपका काउंटर है, वहाँ पर जो आपकी ये जो मिनी एटीएम है, ये पूरी एरिया को क्या बोला जाता है, इसको पॉइंट ऑफ सेल बोला जाता है। ठीक है, तो पॉस का भी मतलब आपको समझना है जब हम आपको आगे थ्योरी की क्लास पढ़ाएंगे। ठीक है, और जल्दी ही हम थ्योरी का भी बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहां पर सब कुछ हम बहुत ही डिटेल में, बहुत ही विस्तृत एक एक पॉइंट लेकर चलेंगे, ताकि अगर एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन हो आपको उसका जवाब जरूर पता होगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ सेल यहां पर हो जाएगा। अभी आप इतना बस ध्यान रखो। एक्सेल में जब नंबर टाइप करते हैं तो सेल के अंदर डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। एक्सेल में या फिर कैल्क में भी, आप अगर कैल्क में कभी पूछ देते हैं तो कैल्क में भी यही होगा। तो जो सेल में अगर आप कोई नंबर टाइप करते हैं तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? जैसे एक्सेल में जो सेल होती है ना, कुछ इस प्रकार से आपका एक्सेल होता है या फिर कैल्क होता है, जिसमें रोड ऐसे क्या होता है, रोज एंड कॉलम होते हैं। तो ये रोज एंड कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसी को सेल कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला बॉक्स है, इसी का नाम सेल होता है। और हम जब भी कोई कंटेंट लिखते हैं वो सेल में ही लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आपने सेल में कोई नंबर लिखा है तो उसका अलाइनमेंट क्या होगा, बताओ। तो उसका अलाइनमेंट होगा राइट साइड से। नंबर जैसे आप लिखा 1 तो यहाँ पे लिखेगा, यानी कि राइट साइड से ये अलाइन हो जाएगा। और अगर कोई आपने अल्फाबेट लिखा है तो वो लेफ्ट साइड से लिखेगा। ए लिखा आपने तो लेफ्ट साइड से लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, राइट अलाइन हो जाएगा। नंबर हमेशा राइट अलाइन होता है, अल्फाबेट हमेशा लेफ्ट अलाइन होता है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। यदि आपको प्रस्तुति में सभी स्लाइड समान दिखाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा आपको इस्तेमाल करना चाहिए? यानी कि अगर आप प्रस्तुति का मतलब प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड समान दिखाना चाहते हैं तो निम्न में से किसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए? अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, स्लाइड लेआउट का विकल्प दिया गया है, आउटलाइन व्यू दिया गया है, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट दिया गया है, और ऐड अ स्लाइड ऑप्शन का दिया गया है। 4 ऑप्शन है, अब आपको जवाब करना है इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड एक समान दिखाना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिर प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 4 में से आपका यही आंसर होगा। कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऑप्शन अगर आपको समझ ना आए, क्वेश्चन से ऑप्शन मैच ना हो रहे हो, बाई चांस ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो फिर आप ये देखो कि बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, क्या वो आपके क्वेश्चन से मैच हो रहे हैं। अगर वो मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब फिर जो ज़्यादा रिलेट कर रहा हो 4 ऑप्शन में से, फिर ज़्यादा रिलेट कर रहा हो क्वेश्चन से, वहां पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, मतलब आपको तुक्का भी ऐसे लगाना है जो ज़्यादा रिलेट कर रहा हो आपके क्वेश्चन से, तो आपका वहां पर क्वेश्चन का आंसर सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो
ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई जवाब नहीं पता है तो आप कुछ भी कहीं पर भी टिक कर दो, फिर भी आप थोड़ा सोच लो, थोड़ा देख लो कि कौन सा ऑप्शन हमारे क्वेश्चन से रिलेट करता है अनुमानित, और वहां पर आप टिक कर देना। ठीक है, तो ऐसे अगर तुक्का लगाते हैं तो भी आपका काम चल जाता है। अब देखो, सामान्यतः ई कॉमर्स किससे जुड़े होते हैं? सामान्यतः ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है अगर हम ऑनलाइन कोई सामान बेचते हैं या फिर आप किसी वेबसाइट से माल खरीदते हैं तो उसको ई कॉमर्स का नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का नाम देते हैं। तो ई कॉमर्स किससे जुड़ा है? क्या वीडियो देखने से जुड़ा है, या क्रय और विक्रय से जुड़ा है, या मित्र बनाना, या उत्पाद रिव्यू करना? तो सिंपल सी बात हो जाएगा, क्रय विक्रय से जुड़ा है ना। क्रय और विक्रय से ही हमारा ई कॉमर्स जुड़ा हुआ है। अगर हमें अभी कोई सामान मंगाना है, आप अमेजोन पर जाते हैं, फ्लिपकार्ट पर जाते हैं और आप अपने वहां पर कोई भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, है ना, वहां से परचेज कर सकते हैं। तो ये क्रय और विक्रय से संबंधित होता है आपका ई कॉमर्स। क्वेश्चन कहता है OSI मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की कौन सी परत फ्रेम सीमा रेखा को बनाने और पहचानने के लिए जिम्मेदार है? OSI मॉडल की कौन सी परत फ्रेम सीमा रेखा को बनाने और पहचानने के लिए जिम्मेदार है? बताओ। कई बार ये पूछते हैं कि OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, तो ध्यान रखना है टोटल लेयर इसमें 7 होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप सभी लाइक और शेयर अवश्य कर देना। तो ध्यान रखना है सभी बच्चों को, यहाँ पर हो जाएगा डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पर आपको बताना है बॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है। WORM मीन्स बॉर्म का फुल फॉर्म आपको बताना है, मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी। बॉर्म का मतलब राइट वंस रीड मैनी, आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है। कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या शामिल है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या शामिल है ये आपको बताना है। तो आपको पता है कंप्यूटर में हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्न में से कौन डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन के सॉफ्टवेयर में से एक है? मतलब कौन डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन के सॉफ्टवेयर में से एक है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या फिर ग्रुप ऑफिस? बताओ कौन सा डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर में से एक है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रुप ऑफिस। ध्यान रखना है सभी को, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन कहता है एक ब्राउजर के लिए अन्य संसाधनों से कनेक्ट करने के लिए उस स्थान या संसाधनों का पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, वे पते क्या कहलाते हैं? एक ब्राउजर के लिए, ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो आपके मोबाइल में या फिर आपके कंप्यूटर में होता है, ठीक है। और एक ब्राउजर के लिए अन्य संसाधनों से, अगर अन्य रिसोर्सेज से कनेक्ट होना चाहते हैं तो उस स्थान का जहां आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसका क्या होना चाहिए, एक पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। और उस पते को हम क्या बोलते हैं? ईमेल फॉर्म बोलते हैं, पैकेट्स, URL या MSN। जैसे आपका मोबाइल ही ले लेते हैं, आपका मोबाइल फोन है, इसमें आपने गूगल क्रोम डाल रखा है और इसको आपने ओपन किया, तो गूगल क्रोम अब आपका ओपन हो चुका है, जहां से आप www की दुनिया में क्या है वो देखने के लिए तैयार हैं। बट अब जिस संसाधन से आप जुड़ना चाहते हैं, जैसे आपको CCC के मॉक टेस्ट करने हैं जो कि एक अलग सर्वर पर डेटा है, और उसका आपको क्या पता होना चाहिए, उसका आपको एड्रेस पता होना चाहिए। तो संसाधनों से कनेक्ट करने के लिए उस स्थान का पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, और वे पते क्या होते हैं, तो वे पते आपके फिर URL कहलाएंगे, URL, ठीक है। मतलब यहाँ पर दिया है URL, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसका मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। URL एक पर्टिकुलर वेब पेज का एड्रेस होता है जहां पर आप विजिट करके सीधे उस जगह पर पहुंच सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अभी आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ हम अपनी वेबसाइट पर आ गए हैं और हम यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं, स्टार्ट क्विज पर क्लिक करते हैं, तो इसके पीछे एक URL है। कैसा होता है आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये पूरा क्या है, CCC/byufy.com और /CCC प्रीवियस पेपर, ये पूरा एक URL है। और ये URL हर वेब पेज का अलग होता है।
यूनिक होता है, मतलब हर वेब पेज का अलग मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये वेब पेज तक ले जाने के लिए एक पता होता है, एक एड्रेस होता है, और ये एड्रेस तक ले जाता कौन है आपको, तो आपका जो ब्राउजर होता है वही आपको इस पते तक ले जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। व्यक्तिगत कंप्यूटर एक मेन सर्किट बोर्ड पर कई संख्या में चिप का प्रयोग करते हैं। इस बोर्ड का साधारण नाम क्या है? देखो, व्यक्तिगत कंप्यूटर का मतलब पीसी, आपका पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर एक मेन सर्किट बोर्ड पर कई संख्या में चिप का प्रयोग करता है। आपको पता है आपके कंप्यूटर के अंदर एक मेन सर्किट बोर्ड भी होता है। शायद हमने कल या फिर अपनी मैराथन क्लास में आपको ये बताया था कि जो हमारा सीपीयू होता है उसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है, और उस मदरबोर्ड के और हम उस मदरबोर्ड को और हम किस किस नाम से जानते हैं, ये सारा कुछ हमने वहां पे बताया भी था आपको। तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदरबोर्ड। कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर एक मेन सर्किट बोर्ड पर कई संख्या में चिप का प्रयोग करता है। इस बोर्ड का नाम क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। दूसरा हमने आपको बताया था पीसीबी भी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का भी नाम देते हैं। तो हो सकता है किसी में मदरबोर्ड ना दिया जाए, पीसीबी दे दिया जाए, या फिर उन्होंने सीधे लिख दिया प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, यह एमएस पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, मतलब एमएस पावर पॉइंट में एक व्यू नहीं है, स्लाइड व्यू, स्लाइड शो व्यू, आउटलाइन व्यू या फिर प्रेजेंटेशन व्यू। बताओ यहां पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। इसमें कौन सा व्यू नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है। ठीक है, प्रेजेंटेशन व्यू आपका राइट आंसर यहां पे होगा। पूछा गया है ब्लॉग के लिए पोस्ट लिखने की क्रिया को कहा जाता है। ब्लॉग के लिए पोस्ट लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं, बताओ। ब्लॉग के लिए पोस्ट लिखने की क्रिया को हम क्या नाम देते हैं, ब्लॉगिंग। ऑप्शन हमारा सी है यहाँ पर, उसे हम ब्लॉगिंग कहते हैं। और ब्लॉग जो लिखता है उसे आप ब्लॉगर कहते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लॉगिंग के लिए लिखने की जो क्रिया होती है उसे आप ब्लॉगिंग का नाम देते हैं, और जो ऐसा काम करता है, जो ब्लॉग लिखता है, उसे आप ब्लॉगर का नाम देते हैं। ठीक है, और ब्लॉग जो कि आपको पता है ऑनलाइन जो आप किसी ब्लॉग पर जाकर के पढ़ते हैं, जो कंटेंट आपको मिलता है उसी को ब्लॉग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जाना जाता है। वह डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जाना जाता है, मतलब क्या है, वह डिवाइस जैसे प्रिंटर हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया आपका, और मॉडेम हो गया आपका, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको क्या आप कहते हैं। एड ऑन डिवाइस कहते हैं, या फिर पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं, पीसी एक्सटेंशन स्लॉट एंड ऑन्स कहते हैं, अतिरिक्त हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका नाम होता है पेरीफेरल डिवाइस। देखो मैं समझाता हूं आपको पेरीफेरल डिवाइसेस होता क्या है। ठीक है, पेरीफेरल डिवाइस का मतलब वो बाहरी उपकरण, बाहरी डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपका एक कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है, आपने इस कंप्यूटर में क्या किया है, बाहर से कीबोर्ड का इस्तेमाल कर लिया है, कीबोर्ड आपने यहाँ पर लगा दिया है, एक माउस आपने यहाँ पर लगा दिया है, या फिर आपने क्या किया है, प्रिंटर का भी इस्तेमाल कर लिया है। तो ये प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटर के पेरीफेरल डिवाइसेज हैं, मतलब सारे बाहर से यूज होने वाले डिवाइसेज हैं। तो जो भी डिवाइसेज बाहर से इस्तेमाल होते हैं उनका नाम, एक कॉमन नाम रख दिया गया है, पेरीफेरल डिवाइसेज। ध्यान रहेगा आप सभी को। चलो आगे देखो, टेक्स्ट के ब्लॉक की फॉर्मेटिंग को डैश से साफ किया जाता है। टेक्स्ट के ब्लॉक की फॉर्मेटिंग को कैसे आप साफ मतलब क्लियर कर सकते हैं, बताओ क्या होगा राइट आंसर यहां पर। टेक्स्ट के ब्लॉक की फॉर्मेटिंग को आप क्लियर करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, फिर यहां पर सी हो जाएगा, एडिट या क्लियर फॉर्मेट के उपयोग से हम इसे क्लियर कर सकते हैं। मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया था मेन मेमोरी आपकी जो होती है कंप्यूटर की दो प्रकार की होती है। अब कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, रैंडम और सीक्वेंशियल, रोम एंड रैम, या उपरोक्त सभी। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, जल्दी से जवाब बताइए सभी बच्चे जो भी क्लास में लाइव हैं, आप सभी को जवाब करना है। क्या होगा राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, रोम एंड रैम। देखो पूछा है हमसे प्राइमरी मेमोरी की बात की है, मुख्य मेमोरी हमारे कंप्यूटर की। तो आपको पता है जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो हमारा रोम होता है जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, और एक हमारा रैम होता है जिसका मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगर वैसे बात करते हैं
कॉमन कि अब अगर मेरा सवाल आपसे ये हो कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो आप बोलेंगे सर एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरी आपकी कैसी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। एक तो प्राइमरी होती है, दूसरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, मतलब दूसरी हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी भी हम बोल सकते हैं या फिर हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसके अंदर एक तो हमारा रैम होता है, ठीक है, और दूसरा हमारा रोम होता है। एक रैम होता है, दूसरा हमारा रोम होता है। रैम जो होता है ये कैसा होता है, इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसको वोलेटाइल मेमोरी का नाम दिया जाता है। वोलेटाइल मेमोरी मतलब यह आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें जो भी डेटा होता है वो परमानेंट सेव नहीं होता है, वो टेम्परेरी होता है। बट रोम हमारा कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो डेटा होता है वो परमानेंट सेव रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो अगला पूछा है, निम्न में कौन एक ग्राफिकल पैकेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल पैकेज। ठीक है, यहाँ पर ग्राफिकल पैकेज होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक है, ग्राफिकल पैकेज होगा। बताओ कौन सा एक ग्राफिकल पैकेज है। कोरल ड्रॉ, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इनमें से कोई नहीं। देखो सिंपल सी बात हम आपको समझा दें ग्राफिकल के बारे में। यहाँ पर अभी हमारा आंसर हो जाएगा पहला, समझ लो, ताकि अगर आगे कोई ऐसा क्वेश्चन आता है या इससे संबंधित आता है तो फिर आप आसानी से उसका जवाब कर पाओगे। ग्राफिकल की बात जहां पर होगी, ग्राफिकल की बात जहां पर होगी, आप समझ जाना किसी इमेज की बात की जा रही है, ठीक है। अगर हम जैसे कोरल ड्रॉ होता है ना, कोरल ड्रॉ के अंदर क्या करते हैं, हम कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। अगर हमें कोई अच्छी सी डिजाइन बनानी है तो हम कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, फोटोशॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर आप फोटो को एडिट कर सकते हैं। यानी कि जितने भी किसी इमेज से, किसी फोटो से संबंधित कार्य होते हैं वो सारे ग्राफिकल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफिकल पैकेज है ये कोरल ड्रॉ है। कोरल ड्रॉ कैसा है, एक ग्राफिकल पैकेज है, ठीक है। तो ध्यान रखना है सभी का, ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला हो जाएगा कोरल ड्रॉ। आगे देखो, निम्न में किस कार्य के लिए एमएस वर्ड अनुकूल नहीं है। मतलब एमएस वर्ड से कौन सा कार्य हम नहीं कर सकते हैं। कई प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए मुख्य दस्तावेज और डेटा स्रोत का संयोजन करना, या फिर वर्कशॉप या सेमिनार में दिखाने के लिए स्लाइड बनाना, या फिर पहले से लिखे दस्तावेज को स्वचालित रूप से फॉर्मेटिंग करने के लिए, या फिर 100 प्रश्नों के लेख को लिखने के लिए। क्या काम नहीं कर सकते हैं आप एमएस वर्ड से, आपको बताना है। देखो पहला है कई प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए मुख्य दस्तावेज और डेटा स्रोत का संयोजन करना, आप ये भी काम कर सकते हैं। वर्कशॉप या सेमिनार में दिखाने के लिए स्लाइड बनाना, तो भाई देखो स्लाइड बनाना ये तो आप नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए तो हमें प्रेजेंटेशन की आवश्यकता पड़ेगी। कोई प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होना चाहिए, लाइक आपका पावर पॉइंट या फिर आपका इम्प्रेस। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, यही काम हम नहीं कर सकते हैं। बाकी पहले से लिखे दस्तावेज को हम स्वचालित रूप से फॉर्मेटिंग करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 100 प्रश्नों के लेख को लिखने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, टोटल बिट की संख्या कितना होता है। ऑप्शन नंबर पहला 32 बिट होते हैं। आपका IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है और IPv6 होता है वो 128 बिट का होता है। 128 बिट का होता है IPv6 और 32 का IPv4। और अगर बाइट में कभी पूछें तो ये हो जाएगा 4 बाइट का, 4 बाइट मतलब आपको 8 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 8 से को 32, 4 बाइट का होता है आपका IPv4। MIME का फुल फॉर्म बताइएगा। MIME का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। MIME का फुल फॉर्म, इसका मतलब मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ऑप्शन पहला ही करेक्ट है हमारा, ध्यान रखना है, ठीक है। मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन आपका राइट आंसर है। कंप्यूटर की कौन सी विशेष पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी है। काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा प्रश्न है और सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम बार बार बताते रहते हैं और हम जो भी आपको बताते हैं उससे संबंधित, क्योंकि सीधे सीधे बात आपसे थोड़ी पूछी जाएगी, बट उससे संबंधित ही कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आता है। तो जो समझदार बच्चे हैं, जो होशियार बच्चे हैं, वो पूरा ध्यान से समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं जब आपको बताया जाता है तब, और फिर अगर उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका जवाब आसानी से कर सकते हैं। तो देखो ये बात भी मैं बता चुका हूँ आपको पहले से। कंप्यूटर की कौन सी विशेष पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी है, आपको पता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, 5वीं पीढ़ी, 5th जनरेशन।
क्योंकि जो पांचवी पीढ़ी है इसमें इस्तेमाल होता है ULSI का, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का, और हमने आपको बताया था इसी में AI का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नाम देते हैं। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल पांचवी जनरेशन में ही किया जाता है। और कई बार आपसे ये भी सवाल हो सकता है कि AI का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ, तो इसी जनरेशन में हुआ, पांचवी जनरेशन में ही AI का आविष्कार हुआ। और इसका आविष्कार किसने किया है, या फिर इसका फादर ऑफ AI किसे बोला जाता है, इसका मतलब जॉन मैकार्थी हो जाएगा, आपको बता चुके हैं। फिर क्या हो जाएगा, जॉन मैकार्थी, ठीक है। और AI में इस्तेमाल होने वाली पहली लैंग्वेज कौन सी थी, मतलब AI जो बनाया गया है इसमें कौन सी पहली ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा थी जिसका इस्तेमाल करके AI टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया, विकसित किया गया, तो उसका नाम था LISP, जिसका मतलब लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। और इस लिस्ट प्रोसेसिंग का जनक जॉन मैकार्थी ही हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, आप किसी कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन कर सकते हैं, कैसे, मतलब किसी कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन कैसे कर सकते हैं, किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा टेलनेट के माध्यम से। ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला, टेलनेट के माध्यम से, ठीक है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और क्लास अगर अच्छी लगी उसको लाइक शेयर अवश्य करें। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है तो आप सभी को ऑल द बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का जैसा पेपर हो, जो भी आपको क्वेश्चन याद रहें, आप हमें अवश्य भेजें। और प्रश्न आप हमें कैसे भेज सकते हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, या फिर हमें मेल कर सकते हैं info.cccwifi@gmail.com पर। और अभी तक अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप सभी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको CCC से सर्च करना है। और आज का इस क्लास का PDF आपको हमारी वेबसाइट पर, जैसे हमने आपको बताया था, CCC प्रीवियस पेपर में जाना है और वहां से ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।